नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देते ही हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी हम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। लिक्विड और ओवरनाइट फंड में मिल रहा है कम रिटर्न, तो शॉर्ट टर्म के लिए किस डेट फंड में पैसे पार्क करें? एसआईपी रोकने के बाद निवेशित रकम को निकालने या फिर फंड में ही रहना चाहिए? बने रहें। शरिया के मुताबिक निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है विकल्प? और फंडनामा में आज SWP या फिर एक मुश्त रिडेम्पशन, कब क्या करना होगा आपके लिए फायदेमंद? और आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच स्वाति, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। पहला सवाल यहाँ पर हम लेते हैं हमारे साथ पहला सवाल लेते हैं हम अजय वर्धन जी का दिल्ली से। इनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक इनका सवाल पढ़ लेते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 8 फंड थे और इसमें करीब 60,000 रुपये पर मंथ ये निवेश कर रहे थे। अब इन्होंने इसे कम करके 40,000 रुपये पर मंथ कर दिया है और फंड की संख्या भी कीर्तन 8 के बदले 5 कर दी है। अब जानना इनका सवाल ये है कि ये जो 3 एसआईपी इन्होंने बंद की है, इसका क्या किया जाए? इसको छोड़ दिया जाए या फिर इसका पैसे निकाल के कहीं और दूसरे फंड में निवेश किया जाए? बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि रिव्यू जो करते हैं फंड का, उसमें क्या बस यही होता है कि जो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, लेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बंद करो और नया फंड ऐड कर दो? तो ये पूरी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? स्वाति, देखिए, फंड रिव्यू करना एक छोटा सा ट्रिकी प्रोसेस है। एंड मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टर का बैकग्राउंड क्या है, पर अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप फंड कैसे रिव्यू करते हैं, तो मैं तो टिपिकली फंड कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं, क्या रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है फंड्स की, ऐसी बहुत सारी चीजें टेक्निकली देखनी चाहिए या देखी जाती है फंड सिलेक्ट या रिव्यू करने के पहले। पर अगर आप एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें, जिनके पास प्रोबेबली इतनी सारी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो उन्हें कैसे रिव्यू करना चाहिए? तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर है स्वाति। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स रेगुलर बेसिस पे फंड का परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपको फंड रिव्यू करना है, तो साल में एक बार कीजिए। हर महीना फंड फैक्ट शीट रिलीज होने पर उसका रिटर्न देखकर मुझे नहीं लगता है आप कोई भी डेटा पॉइंट ड्राइव कर पाएंगे, तो साल में एक बार कीजिए। अब क्या देखेंगे आप अपने लेवल पे एज एन इन्वेस्टर? एक सिंपल सी चीज देखिए, क्या आपका फंड उसके बेंचमार्क को बीट कर पाया है या नहीं। अब जब भी आप ये देखने की कोशिश करेंगे, आपको 3 सिचुएशंस आएंगी। सबसे पहले तो आपके फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, या आपका फंड बेंचमार्क जितना रिटर्न दे रहा है, या आपके फंड ने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। तो देखिए, अगर आपका फंड बेंचमार्क जितना रिटर्न दे रहा है या बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न दे रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड, आई थिंक, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोबेबली काफी हद तक वो जस्टिफाई कर रहा है। अब मान लीजिए कि फंड ने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स दिए हैं, तो यहाँ 2 चीज नोट कर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। करने जैसी है। सबसे पहले तो कितना कम रिटर्न दिया है। अगर आप देखेंगे 1-1.5-2% रिटर्न कम दिया है, तो मैं ज्यादा पैनिक नहीं हो जाऊंगा ऐसी सिचुएशन में। देखिए, कोई भी फंड लीनियरली साल दर साल
इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देगा और उससे बेहतर ही परफॉर्म करता रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर फंड का एक साइकिल होता है। तो अगर कम रिटर्न दे रहा है 1-1.5-2% तक, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी पैनिक करने जैसी बात है। पर आपको अगर ऐसा लगे कि फंड 4-5% कम रिटर्न दे रहा है और ये 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उस फंड के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ओके। अब देखिए, जब आप उसमें एसआईपी बंद कर देते हैं उस फंड में, तो 2 चीजें होगी, क्या उस फंड को होल्ड करे या उस फंड को निकाल दे। अब देखिए, अगर आपने रिव्यू में ये सोच लिया है कि ये फंड अच्छा फंड नहीं है और मुझे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, तो उसे होल्ड कर मतलब नहीं है पोर्टफोलियो में। पर जब भी आप इसे बेचकर बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली 2 चीजों का ध्यान रखिए, एग्जिट लोड और टैक्सेशन। तो आपको जैसे पता है कि 1 साल से नीचे और 1 साल से ऊपर टैक्सेशन में फर्क आ जाएगा 15% और 10% का, तो वो ध्यान दीजिए। और ये भी ध्यान दीजिए कि आप अगर बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें एग्जिट लोड ना लगे आपको। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे एंड से ये होगा कि इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि हर फंड में एक साइकिल होती है। कभी वो परफॉर्म करते, कभी नहीं करते, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज आउट कर लेते। तो हर साल 4 फंड्स में से 2 फंड्स बेचकर उस साल के नए 2 परफॉर्मिंग फंड्स को अगर वो इन्वेस्टमेंट में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हर साल फंड्स खरीदने बेचने पर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है और उसे एकदम लाइटली ना लेकर, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर 3-4-5 क्वार्टर में कंटिन्यूअसली फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उससे बाहर निकलने का सोचिए। अदरवाइज प्लीज कंटिन्यू कीजिए फंड का। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सब एवरेज आउट हो जाता है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सवाल मेरी तरफ से, ये दर्शक ये अजय वर्धन जी ने नहीं पूछा। उन्होंने आपने जो कहा है कि बेंचमार्क से आप तुलना कीजिए 1 साल में, तो नॉर्मली जब आप अपने फंड का रिटर्न देखते हैं, आपको स्टेटमेंट आती है फंड हाउस की तरफ से या कहीं से भी, जब स्टेटमेंट आता है तो उसमें आपको दिखता है कि आपका 1 साल का रिटर्न या व्हाटएवर जो भी टाइम फ्रेम है उसका रिटर्न ये है। अब उसका वहाँ पर बेंचमार्क से तुलना, मतलब उस जो हमारे पास डिटेल आती है, क्या उसमें बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया ये लिखा होता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर नहीं लिखा होता है तो अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके जब चेक करते हैं तो वहाँ का जो ड्यूरेशन है 2 साल, 3 साल, 7 साल का रिटर्न, वो मेरे ड्यूरेशन से मैच नहीं करता। तो मेरे पास बेंचमार्क से भी तुलना करने के लिए कुछ दिखता नहीं है। मैं कैसे तय करूं कि कैसे मैं कंपेयर करूं बेंचमार्क से अपने रिटर्न को? आई थिंक ब्रिलियंट क्वेश्चन स्वाति। सो मेरा सजेशन बहुत सिंपल है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं करना खुद को, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है valueresearchonline.com, advisorcoach.com, rupivest.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मान लीजिए अगर आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जा रहे हैं, आप सर्च ऑप्शन में अपने फंड का नाम लिखिए, और जैसे ही आप अपने फंड का नाम लिखेंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे उस फंड में, तो आपको फंड का 1 महीने का परफॉर्मेंस, 3 महीने का परफॉर्मेंस, 1 साल का परफॉर्मेंस, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज में परफॉर्मेंसेस मिल जाएंगे। अब जब ये वेबसाइट्स आपको पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो आपको जनरली उस महीने से 1 साल पीछे का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, आज अगर हम नवंबर में हैं, तो ये फंड्स, ये वेबसाइट्स टिपिकली आपको 15 नवंबर 2020 से 1 साल पीछे तक 15 नवंबर 2019 तक का रिटर्न दिखा रहे हैं जी। तो अगर आप यहाँ 3 महीने का भी परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको सेम तरीके से दिखाते, आज से 3 महीने पीछे का रिटर्न वर्सेस द इंडेक्स। तो अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर या 1 साल, 1.5 साल का ऐसे इंडेक्स के सामने रिटर्न देख ले, तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, बेसिक लेवल पे फंड ने इंडेक्स के सामने कैसा परफॉर्म किया है वो इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट से काफी हद तक मिल जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर है बलजीत नेगी जी। बलजीत जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैम रिसेंटली मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है। तो पहले अभी मैंने स्टार्ट करी थी तो पीपीएफ में और एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी।
मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं और कहाँ पे SIP कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में, मीन्स कितना कितना एलोकेशन रख सकता हूँ अपना लास्ट ओके, एलोकेशन एक यहाँ पर की वर्ड है। ये बताइए कि कितना निवेश करना चाहते हैं आप? जी मैम 15,000 पर मंथ तक का मेरा तो है बजट। 15,000 पर मंथ का। आप इसमें ऑलरेडी PPF और जो आपने UTI निफ्टी इंडेक्स फंड लिया है वो दोनों को इंक्लूड करके बता रहे हैं? नहीं मैम, PPF का 5,000 अलग है, UTI वाला इंक्लूडेड है। अच्छा, 5,000 अलग है PPF का। और ये सब ये मान के चलना सही होगा कि ये सब लंबे वक्त के लिए निवेश है? जी मैम, जी। 10 ईयर्स ऊपर की। और आपका रिस्क, आपने लिखा था मेल में कि आप मॉडरेट रिस्क टेकर हैं, राइट? जी मैम, जी मैम। ओके, ऑलराइट। कीर्तन, पहले ये बताइए कि एक मॉडरेट रिस्क टेकर का प्रोफाइल कैसा होता है? अब स्वाति देखिए, मॉडरेट रिस्क टेकर के लिए या तो आप 50% डेट में, 50% इक्विटी में, या 60% इक्विटी में और 40% डेट में, ये कॉम्बिनेशन में आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट की या इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, बलजीत जी के क्वेश्चन में स्वाति, आइडियल तो ये होगा कि अगर बलजीत जी अपना पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड्स में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर ले, पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो बलजीत जी कर रहे हैं यहाँ पर, वो है PPF में इन्वेस्ट करना। अब क्योंकि वो ऑलरेडी PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो डेट एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में, वो काफी हद तक किया जा रहा है PPF के थ्रू। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप 50% डेट और 50% इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो देखिए आप 7,500 तक तो आप PPF में ही डाल दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है उससे बेहतर टैक्स से रिलेटेड या इनकम जितना आपको मिल सकता है उससे रिलेटेड डेट में दूसरा कोई प्रोडक्ट है। तो आपका डेट का एलोकेशन तो PPF के थ्रू हो जाएगा, जिससे आपका ATC विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ, राइट? अब आपको ध्यान में ये रखना है बलजीत जी कि क्योंकि आप PPF में निवेश करेंगे और उसमें ATC एडवांटेज भी मिल रहा है आपको देखना है कि आपको 1.5 लाख का जो ATC का रिक्वायरमेंट है, उसमें से कितना पैसा ATC के लिए निवेश करना है। तो मान लीजिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा ATC में निवेश करना है, तो आप 15,000 जो महीने का निवेश करना चाहते हैं, उसका आधा 7,500 इंटू 12 यानी 90,000 तो आप PPF में ही डाल दीजिए, जिससे आपका 50% डेट का जो एलोकेशन रिक्वायरमेंट है वो संभाल लिया जाएगा। इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है PPF में निवेश करने में, कि आपको कुछ हद तक लिक्विडिटी नहीं दे पाता। तो अगर आप देखें तो ये 15 साल का प्रोडक्ट है, बीच में अगर आपको 7वें 8वें साल से पैसा चाहिए तो आपको लोन लेना पड़ता है, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है कि कितना पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आपको लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो 7,500 डेट में निवेश करना चाहते हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा जो मेजरली आप PPF में डाल रहे हो, पर थोड़ा सा पैसा निकालकर आप शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेट एलोकेशन बलजीत जी। बाकी बचा हुआ 50% जो 7,500 है, जो आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो आप ऑलरेडी एक इंडेक्स फंड में UTI के डाल रहे हैं। दूसरे 2 फंड्स मेरे हिसाब से आप एक पराग पार, एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो मल्टी कैप फंड है वो ले लीजिए, और एक कैनरा रबैको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ले लीजिए। तो ये 3 फंड्स में मिलाकर आप अपना इक्विटी एलोकेशन कर लीजिए। ऑलराइट, बलजीत जी। जी मैम। क्लैरिटी मिल गई पूरी? जी मैम, जी मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। तबरेज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। तबरेज जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मुझे टाटा एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड के बारे में जानना था। अच्छा। I want to invest in ethical funds which are Sharia compliant. Yeah. हाँ जी, so I can invest around 15K per month as an SIP. Okay. So इसके अलावा और कोई ऑप्शन? तो आप क्या सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं, या फिर बाकी तरह जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें भी आप कंफर्टेबल हैं निवेश करने में? मोस्टली शरिया कंप्लायंट। मोस्टली, ओके। आपने कुछ सेक्टोरल फंड के बारे में भी पूछा था? हाँ, जैसे सेक्टोरल फंड्स लाइक ऑटो एंड फार्मा, if that is Sharia compliance based. Okay.
ऑप्शंस इनके पास बहुत ही लिमिटेड है कीर्तन, तबरेज जी के पास। बताएं क्या करना चाहिए। तबरेज जी, क्योंकि आपको शरिया कंप्लायंट फंड्स में निवेश करना है, जितनी जानकारी मुझे है, आई थिंक सिर्फ 3 ही फंड्स अवेलेबल है जो शरिया कंप्लायंट है। 2 तो जैसे आपने आइडेंटिफाई किए, टाटा एथिकल फंड, टॉरस एथिकल फंड, और एक निपॉन इंडिया ETF भी है, शरिया 20 करके। तो ये 3 ही ऑप्शंस है आपके पास अगर शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं। पर आप देखिए, सबसे पहले तो एक तो ऑप्शंस कम है हमारे पास, और दूसरा चैलेंज ये है तबरेज जी, अगर आप थोड़ा सा डीप डाइव करें इन फंड्स में, तो आपको पता चलेगा कि टॉरस वाला जो फंड है उसमें AUM सिर्फ 44 करोड़ है, और जो निपॉन इंडिया ETF है उसमें भी AUM सिर्फ 3 करोड़ है। अब देखिए, मेरे हिसाब से क्योंकि इन दोनों फंड्स में AUM इतना कम है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों फंड्स को आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि हमें देखिए पता नहीं है कि कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं इन फंड्स में। ऐसा हो सकता है कि कोई एक लार्ज इन्वेस्टर है इन फंड्स में, और अगर कल उठ के वो पैसा निकाल ले तो इन फंड्स में आपको लिक्विडिटी रिस्क फेस करनी पड़ सकती है कल उठ कर। तो अब आपके पास 3 में से बचा एक ही फंड इन्वेस्ट करने के लिए, जो है टाटा एथिकल फंड, राइट। तो अगर आपको शरिया कंप्लायंट करना है तो मेरे हिसाब से आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो है टाटा एथिकल फंड। अब रहा आपका क्वेश्चन सेक्टोरियल या थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड। अब वापस मैं यही समझ रहा हूँ, क्योंकि आपको शरिया कंप्लायंट रहना है इसलिए आप थीमेटिक या सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। पर तबरेज जी, मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ सेक्टोरियल थीमेटिक इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही सेक्टोरियल या थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं, आप एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो मान लीजिए अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, एक आपने टाटा एथिकल फंड में डाल दिया और 2 आपने थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड्स में पैसा निवेश कर लिया, तो आपका 66% पैसा सिर्फ 2 सेक्टर में लग जाएगा, राइट। वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा। और देखिए, ये बहुत सारे सेक्टोरियल फंड्स एक साइक्लिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। साइक्लिकल अप्रोच का मतलब है 8 साल 10 साल की साइकिल में 1 या 2 साल 3 साल ये परफॉर्म कर जाते हैं। तो आपके पास वो रिस्क एपिटाइट भी होना चाहिए कि 10 साल में आप वो 2 साल जब अच्छा परफॉर्म करने वाला है, आप उस फंड में तब तक बने रहे या रुके रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो ही सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स चूज कीजिए, वरना आपके पास एक ऑप्शन है टाटा एथिकल फंड मेरे नजरिए में, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कीर्तन शाह। तो अब सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कीर्तन से कि जब हम रिडीम करते हैं पैसे, तो आप लमसम रिडम्पशन करें या फिर आपके लिए SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान करना ज़्यादा बेहतर होगा। बताइए कीर्तन, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन किस तरह के लक्ष्य के लिए SWP ठीक रहता है और किस तरह के लक्ष्य के लिए 1 टाइम रिडम्पशन ज़्यादा बेहतर होगा? आई थिंक स्वाति, सबसे पहले तो SWP SIP का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। SIP में आप पैसा निवेश करते हो, SWP में आप पैसा सिमिलरली निकाल देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी इन्वेस्टर को अगर रेगुलर कैश फ्लो की जरूरत है, जैसे रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर पैसा चाहिए या घर का खर्चा चलाने के लिए रेगुलर पैसा चाहिए, तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है SWP बेटर ऑप्शन है नॉर्मल रिडम्पशन से। क्योंकि देखिए, जैसे एग्जैक्टली SIP काम करता है, जहां पर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे, पर सिस्टमैटिकली एक पर्टिकुलर डेट पे आप पैसा निवेश करते रहते, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा एवरेज आउट या बैलेंस आउट हो जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट SWP में भी चलता है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे कि कब मैं पैसा निकालूं, वो एक पर्टिकुलर दिन पे ऑटोमेटिकली आपको विड्रॉवल्स देते रहता है। आई थिंक इसकी वजह से ये जो ग्रिड और फियर राइट का जो अंतर है,
राइट, और मार्केट टाइमिंग वो आप अवॉइड कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी को भी अगर रेगुलर इनकम की जरूरत है उन्हें डेफिनेटली SWP कंसिडर करना चाहिए। ओके। और SWP में कीर्तन क्या विकल्प होते हैं निवेशक के पास? क्या वो सिर्फ अमाउंट के हिसाब से ही तय कर सकता है कि उसे तय करना होता है कि मुझे हर महीने इतने पैसे चाहिए, या फिर वो उसको परसेंटेज के टर्म्स में देख सकता है, या फिर ये भी कह सकता है कि जितना बढ़ोतरी हो रही है मेरी हर क्वार्टरली या हर महीने जो पूरा निवेश है उसके ऊपर बस उतना ही चाहिए पैसे? इस तरह के इंस्ट्रक्शन क्या दे सकता है निवेशक? स्वाति, आप दोनों दे सकते हो। आप फंड को ये भी कह सकते हो कि मुझे एक X% पैसा चाहिए मेरे कॉर्पस का हर महीना हर क्वार्टर, या आप फंड को ये भी कह सकते हो कि जितना कैपिटल गेन्स हुआ है वही आप मुझे वापस कीजिए। तो ये दोनों विकल्प SWP में पॉसिबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी निवेशक जो फिक्स डिपॉजिट जैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यही एक्सपेक्टेशन से कि हर महीना मुझे पैसा मिले, उसे डेफिनेटली SWP कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो अगर आप पैसे निकालने की सोचते हैं और आपका जो लक्ष्य है कि वो एक रेगुलर इनकम आता रहे, तो आपके लिए SWP करना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।